नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि आज शाम 5 बजे तक कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है और आज शाम तक जारी हो सकती है ये दूसरी लिस्ट। 17 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर आज मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 5 बजे एक मीटिंग और इसके बाद माना जा रहा है कि 17 विधानसभा जो सीटें हैं कांग्रेस की ओर से जो खाली हैं, प्रत्याशियों के नाम के साथ जारी कर दी जाएंगी। 5 बजे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की यह बैठक है। 17 सीटों पर चिंतन होना है और माना यह जा रहा है कि सूची में हरीश रावत, हरक सिंह रावत, रणजीत रावत, अनुकृति गोसाई का नाम भी सामने आएगा कि आखिरकार इनकी सीटें कहां होंगी, कहां से ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की फिर बैठक है शाम को 5 बजे बैठक है, ऑनलाइन बैठक है, वर्चुअल बैठक है और हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक हम जो हमारी फाइनल लिस्ट है उसको हम जारी कर देंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां आज जारी हो सकती है प्रत्याशियों की एक और लिस्ट। कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। पहली लिस्ट की अगर आप बात करें तो 59 भाजपा की ओर से, 53 सीटों पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन बाकी 25 सीट से सस्पेंस हट सकता है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही खेमे में सरगर्मी तेज है। बाकी 25 सीटों पर किसका नाम होगा, जिसमें कांग्रेस की बात करें तो कई अहम सीटों पर निगाहें टिकी हुई हैं। चाहे हरीश रावत हो, हरक सिंह रावत हो, अनुकृति गोसाई हो, इनका नाम सामने आता है क्या? अगर ये चुनावी मैदान में है तो कहां से हैं? इस पर भी आज स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। इसके अलावा भाजपा के पास भी 11 सीटें हैं जिस पर अभी माथापच्ची चल रही है और वहां पे किस तरीके से समीकरण सेट होगा, किसके नाम ये टिकट जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल बड़ी खबर यही है कि दोनों ही खेमे में सरगर्मियां तेज हैं, माथापच्ची का दौर चल रहा है और माना जा रहा है कि आज शाम तक दोनों ही पार्टियां इस सीट पर प्रत्याशियों के नाम के साथ सामने आ जाएंगी। रुड़की से खबर है, जहां भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद से बगावत का दौर शुरू हो गया है। मंगलौर से दिनेश पवार को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पदाधिकारी नाराज चल रहे हैं। 2017 में चुनाव लड़ चुके भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिपाल बालियान नाराज बताए जा रहे हैं। कहते हैं कि पार्टी टिकट बंटवारे में पक्षपात कर रही है। ये भी कहते हैं कि पार्टी दोबारा से मंगलौर टिकट पर विचार करे तो बेहतर होगा। तो देखिए, प्रत्याशियों के नाम सामने आने के साथ ही किस तरीके से नाराजगी खुल करके सामने आ रही है वो आप देखिए। ऋषिपाल बालियान है, कहते हैं कि मंगलौर सीट पर तो फिर से पुनर्विचार कीजिए। अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा दिया कि पक्षपात हो रहा है उनके साथ। और देहरादून से खबर यह है कि कांग्रेस में ज्यादातर सीटों पर नेताओं के बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। जहां टिकट नहीं मिला है वहां से नाराजगी निकल करके सामने आई है और अब बताया जा रहा है कि पार्टी से बगावत भी कर सकते हैं। कई सीटों पर टिकट नहीं मिलने से नेताओं ने ये ऐलान किया है, उनकी नाराजगी खुल करके सामने आई है। और तो और निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान भी करते दिखाई दे रहे हैं कुछ कांग्रेस नेता। कुल मिलाके कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। डैमेज कंट्रोल किया कैसे जाए, इस पर सारी मेहनत और एनर्जी इस वक्त कांग्रेस की ओर से लगाई गई है। आला कमान से लगाए तमाम पदाधिकारी इस वक्त इसी जोर जुगत में है कि किसी तरीके से जो ये बागी हैं, जो नाराज हैं, उनको या तो समझाया जाए या फिर उनके गुस्से को शांत किया जाए। एक तरफ कांग्रेस में बगावत के सुर हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब बाकी बची 17 सीटों पर ही जल्द ही प्रत्याशियों का नाम सामने ला सकती है। आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों की कौन कौन सी सीटें हैं जो बची हैं, जहां से अभी प्रत्याशियों को मैदान में उतरना है। हरिद्वार जिले में हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, रुड़की सीट है जो अभी प्रत्याशी का नाम कौन होगा इंतजार कर रही है, ऐलान नहीं हुआ है। जबकि नैनीताल जिले में रामनगर, कालाढूंगी, लालकुआं सीट पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है। अल्मोड़ा आइए, यहां सल्ट सीट पर कांग्रेस ने पहली लिस्ट में प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, बाकायदा यहां भी इंतजार है। पौड़ी जिले में लैंसडाउन और चौबट्टा खाल सीट पर भी प्रत्याशियों का नाम अभी नहीं सामने आया है। देहरादून राजधानी में डोईवाला, ऋषिकेश, देहरादून कैंट यानी अहम सीटों पर कौन लड़ेगा चुनाव कांग्रेस की ओर से अभी साफ नहीं है। उधर टिहरी, गढ़वाल जिले की नरेंद्रनगर और टिहरी सीट पर भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं है। बड़ी अहम सीटें हैं ये, जिनको वीआईपी या फिर हॉट सीट की श्रेणी में डाला जा सकता है। कांग्रेस की ओर से कौन मैदान में होगा
अभी तक क्लियर नहीं है। हर एक व्यक्ति को, हर एक समुदाय को, हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। महिलाएं हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं। अब तो क्योंकि 18 साल का वोटर हो गया है तो इसलिए हमको युवाओं में को भी देखना पड़ता है, महिलाओं को भी देखना पड़ता है। और पर्वत में भी हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़वाल है, कुमाऊँ है, फिर तराई का इलाका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें बारीकी से पार्टी अध्ययन कर रही है। तमाम लोगों का अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रभाव है उसको देख करके पार्टी तय कर रही है। 17 टिकट रह गए। मैं समझता हूँ आने वाले 1-2 दिनों में इन 17 टिकट्स की भी सूची आ जाएगी। वही बड़ी सरगर्मी है पूरे पहाड़ में और उत्तराखंड की। चलिए जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा है, वो शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस से। रवि, बगावती तेवर बढ़ते जा रहे हैं, क्या मैनेज करने की कोशिश होगी, क्या रणनीति दिखाई दे रही है? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए अभी 53 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है कांग्रेस ने जारी की है और अभी 17 प्रत्याशी ऐसे हैं जो वेटिंग में हैं और इन 17 प्रत्याशियों में तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो कहां से चुनावी रण में इस बार कूदते हैं। जहां तक बगावती सूर्य की बात है तो आप लगातार देख रहे हैं कि कई ऐसी सीटें हैं, चाहे यमुनोत्री सीट की हम बात करें उस पर बगावत के सुर जो है तेज हुए हैं। दीपक बिजलवाण को यहाँ से टिकट मिला है, लेकिन यहाँ पर संजय डोभाल अपनी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नैनीताल सीट पर भी कुछ इसी तरीके के जो है समीकरण बन रहे हैं और थराली सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी इस तरीके के समीकरण हैं। तो तमाम जगहों से इस तरीके की बगावत सामने आ रही है, लेकिन जो सबसे मुख्य है वो ये है कि पार्टी तमाम इस तरीके की डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कैसे करेगी। इसके लिए तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं। कांग्रेस के जो मुख्य पर्यवेक्षक यहाँ पर इस वक्त हैं वो यहाँ पर लगातार जो ऐसे लोगों के साथ संपर्क साध रहे हैं और ऐसे भी लोग जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उन पर कार्रवाई की बात भी की जा रही है। लेकिन अभी तक कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन बड़े नामों पर अभी ये जारी नहीं हो पाया है कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आज शाम को सीईसी की बैठक है और आज देर शाम को जो 17 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के उनके नाम पर भी फाइनल मोहर लग सकती है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि रामनगर और सल्ट जो 2 सीटें हैं इन दोनों सीटों पर इस वजह से भी नजर है क्योंकि हरीश रावत ने रामनगर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि पार्टी चाहती है कि रामनगर से चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पर पूरे समीकरण रणजीत रावत की तरफ है क्योंकि रणजीत रावत पिछले 5 सालों से इस सीट पर कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि ये सीट से उनको टिकट ना मिले और हरीश रावत को यहाँ से टिकट मिले। हालांकि अगर हरीश रावत इस सीट से टिकट ले लेते हैं तो उनको नुकसान जो है उनकी ही पार्टी पहुंचा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं, देहरादून जिले की सीटें और हरिद्वार की तो 5 से 6 सीटें हैं जहाँ पर अभी प्रत्याशी कांग्रेस फाइनल नहीं कर पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि आज देर शाम तक इन 17 सीटों पर नाम फाइनल होंगे, लेकिन उसके बाद किस तरीके की बगावत होगी इस पर जो है इस पार्टी को जरूर देखना होगा ताकि किसी तरीके के ऐसे समीकरण ना बने जो कि पार्टी को नुकसान पहुंचाए। के बाद जो तूफान उठा है वो थम तो पाया नहीं है। दूसरी लिस्ट के बाद क्या होने वाला है इस पर भी निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। पार्टी क्या करती है उसकी टेंशन भी बढ़ी रहेगी। आपका शुक्रिया विनोद, जो जानकारी आपने दी कि देहरादून में किस तरीके से कांग्रेस खेमे में इस वक्त टेंशन बढ़ी हुई है, बागियों को कैसे मनाएं। देहरादून से अगली खबर का रुख करेंगे जहां 27 जनवरी को सीएम धामी नामांकन करेंगे। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में उनका नामांकन होना है और कल प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार में नामांकन करेंगे। तो 2 बड़ी सीटों पर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन की खबर मिल रही है। खटीमा विधानसभा सीट से नामांकन कल सीएम धामी करेंगे और इसके साथ ही हरिद्वार से करेंगे मदन कौशिक। यहां नामांकन की खबर आ चुकी है, कल तस्वीरें भी आ जाएंगी जहां सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही अपनी अपनी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। रामनगर में भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट ने नामांकन किया है और नामांकन के बाद दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि राष्ट्रवाद उनकी प्राथमिकता होगी। देखिए नामांकन की तस्वीरें आपके सामने हैं। रामनगर से भाजपा प्रत्याशी हैं और नामांकन के बाद कहते हैं कि राष्ट्रवाद हमारी प्राथमिकता होगी। इसी बलबूते पर वो लोगों से वोट अपील करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से रामनगर में दीवान सिंह बिष्ट ने आज अपना नॉमिनेशन किया है, हमसे बात करते हैं। दीवान सिंह जी, आज अपना नॉमिनेशन यहाँ से कर दिया है। कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई उम्मीदवार यहाँ से घोषित नहीं किया है। क्या लगता है अगर हरीश रावत यहाँ से चुनाव लड़ते हैं या फिर रंजीत रावत यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा कड़ी टक्कर किससे होगी? देखिए, वो चिंता उनकी है कि किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे। हमारी चिंता पार्टी ने की है तो मुझे पुनः एक बार प्रत्याशी बनाया है
और हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर इस चुनाव को पुनः जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकता हमारी पहले से ही कि राष्ट्रवाद की प्राथमिकता है, अपने सार्वभौम स्वाभिमानी राष्ट्र बनाना है और अपने क्षेत्र के विकास के कार्य को करना है। जो हमारे कार्य पूर्व में किए गए हैं उन कार्यों को पुनः आगे और बढ़ाना, उनको अच्छे ढंग से करना, ये सारी हमारी प्राथमिकता है। तो चलिए, हमारे साथ थे दीवान सिंह बिष्ट, जिनका कहना है कि राष्ट्रवाद उनकी पहली प्राथमिकता रामनगर से रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिखार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। उधर देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने भी नामांकन कर दिया। उमेश शर्मा काऊ ने नियमों के तहत अपने 2 समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए वो पहुंचे और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो लगातार तीसरी बार इस सीट से रिकॉर्ड मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और संगठन का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान देके मुझे चुनाव में भेजा है। और अपने क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि जब भी सर्वे हुआ उसमें उन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी आप सबने देखा होगा कि कुछ मेरे नाम के साथ अलंकार लगाकर रायपुर सीट को डिक्लेयर किया। और उधर देहरादून कैंट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर ने भी अपना नामांकन दर्ज किया है। इस दौरान प्रस्तावक के तौर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद रहे। कोरोना की वजह से इस बार नामांकन के दौरान भीड़ भाड़ इकट्ठा करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, इसीलिए प्रत्याशी के साथ बहुत ही कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नामांकन कर दिया है और अब हमें अपने क्षेत्र में निकलना है। जैसे कि पिछले 8 वर्षों से कपूर साहब ने विधानसभा 8 बार विधायक यहाँ से चुने गए और सभी जनता का पूरा भरपूर इसमें सहयोग मिला और आगे भी उनके कार्य जो इस विधानसभा में अतुलनीय कार्य किए उन लोगों ने, कपूर साहब ने, तो वह आगे भी पूरी जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा और सब हमारे साथ हैं। सबका बहुत अच्छा हमें मिल रहा है सपोर्ट। धनोल्टी से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह बिष्ट ने शीर्ष नेतृत्व को उनको धनोल्टी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धनोल्टी विधानसभा की जनता बदलाव करने जा रही है। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में भाजपा के प्रत्याशी प्रीतम सिंह पवार ने क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया है, उसका बदला इस बार के चुनाव में ले लिया जाएगा। जनता मेरी उस मेहनत को, मेरी उस जिम्मेदारी से काम करने के तौर तरीके को समझ करके मुझे 5 साल सेवा का अवसर प्रदान करेगी और मुझे सेवा का अवसर मिलने पर मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं धनोल्टी में विकास की एक ऐसी नई इबारत लिखने का काम करूंगा जो अपने आप में मिसाल पेश करेगी। बड़ी खबर पौड़ी से मिल रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व प्रदेश महामंत्री तामेश्वर आर्य आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बताएं, नवल किशोर को प्रत्याशी बनाने पर पार्टी छोड़ दी है और अब कांग्रेस ने नवल किशोर को पौड़ी से जब प्रत्याशी बनाया है तो पूर्व प्रदेश महामंत्री तामेश्वर आर्य नाराज हुए और नाराज होने के बाद आप का दामन थाम लिया है। कांग्रेस को बड़ा झटका पौड़ी से। पूर्व प्रदेश महामंत्री तामेश्वर आर्य आम आदमी पार्टी के साथ शामिल हो चुके हैं। पौड़ी में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है क्योंकि नवल किशोर को प्रत्याशी बनाया है पौड़ी से कांग्रेस ने और इसका असर यह हुआ है कि पूर्व महामंत्री अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 2017 में भी दावेदारी करी थी, 3 बार मेरा टिकट कटा और मैं तब भी पार्टी के साथ खड़ा रहा। आज 2022 में भी फिर पुनः मेरी टिकट इसलिए काटी गई कि पार्टी का पता नहीं क्या रूल है कि संसाधन क्या होता है, ये मेरी समझ में नहीं आया। आज पार्टी ने मुझे निराश कर दिया है तो मैं पार्टी के साथ खड़ा नहीं रहना चाहता। 14 लोग दावेदार थे, ये सबको पता था कि जो है टिकट एक का होना है। हम लोगों ने भी ये निश्चित कर दिया था कि जो है जब पार्टी ऊपर से निर्णय देगी तो एक व्यक्ति के रूप में निर्णय देगी और आज पार्टी ने वो निर्णय सुना दिया है। आदरणीय नवल किशोर जी को उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया है। तो अब मेरा यही मानना है कि चूँकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं,
लेकिन परिवार बिखर नहीं सकते। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी को बीजेपी जल्द एक बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि बीजेपी के संपर्क में पार्टी के वर्तमान विधायक हैं। जल्द ही सपा का दामन छोड़ करके ये विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के संपर्क में पार्टी के वर्तमान विधायक बताए जा रहे हैं और खबर यह भी मिल रही है कि जल्द ही सपा का दामन छोड़ करके वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इस खबर पर डिटेल लेते हैं सहयोगी अनुभव से। अनुभव, क्या चल रहा है, ये क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, दल बदल का खेल लगातार जारी है। पहले आपने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी में बीजेपी के जो वर्तमान विधायक हैं वो चले गए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। अब कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के एक वर्तमान विधायक हैं जो जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और वजह वही है क्योंकि उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। वो चुनाव में जीते थे, लेकिन इस बार जब टिकट की बारी आई तो उनकी जगह एक सांसद के पिता को, जिन्होंने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की, उनको टिकट दे दिया गया। तो इससे नाराज बताए जा रहे हैं विधायक, और यही वजह है कि जल्द वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनकी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत भी हो चुकी है, जो संगठन है उसके लोगों से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन में वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अच्छा, इधर से टिकट की बात पे आश्वस्त हैं क्या? देखिए, पार्टी ने यहाँ पर उनको कुछ अन्य जिम्मेदारियों के लिए कहा है, क्योंकि टिकट तो शायद बीजेपी जिसको भी लेती है उसको टिकट का एश्योरेंस नहीं देती। पर ये जरूर है कि हाल ही में जो लोग आए उनको पार्टी ने धड़ाधड़ टिकट दिया। अपने लोगों के नाम नहीं घोषित किए, लेकिन जो दूसरे दलों से लोग आए उनको जरूर टिकट दिया। अब ये देखना होगा कि वहाँ बीजेपी क्या खास सिचुएशंस को देखती है, किन चीजों को देखने के बाद और किस टर्म और कंडीशन पर उनको ज्वाइन कराती है बीजेपी। ये देखना होगा अनुभव कि कब तक ये खबर पक्की हो जाती है। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। तो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं सपा के मौजूदा विधायक हैं। बताया जा रहा है पार्टी ने टिकट काटा है और जो नाराजगी है वो इस तरीके से खुल के आएगी कि वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उधर उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार चल रहा है। कुमाऊं से गढ़वाल तक बारिश और बर्फबारी का जो आलम है वो बना हुआ है और लगातार खराब मौसम की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। और मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। हालांकि एक पहलू ये है कि बर्फबारी से सैलानियों के लिए खुशखबरी है, वो लगातार रुख कर रहे हैं, लेकिन जो आम लोगों के लिए जनजीवन मुश्किल है। लगातार बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुश्किल हो रही है, आवाजाही में दिक्कत है, तापमान में गिरावट है। लेकिन यही मौसम देखने के लिए किस तरीके से सैलानी पहाड़ों का रुख करते हैं ये भी किसी से नहीं छुपा है। तो ये सिक्के का दोनों पहलू कुदरत के इस रूप से हमारे सामने आता है। अल्मोड़ा हो, मसूरी हो, नैनीताल हो, विकासनगर हो, जोशीमठ हो, टिहरी हो, हर तस्वीर में कॉमन है तो ये सफेद बर्फ की चादर जो बहुत आकर्षित करती है तमाम टूरिस्ट को, पर्यटक को, जो उन्हें पहाड़ की ओर खींच करके ले आती है। और पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए सीजन है जहां इन्हीं पर्यटकों से उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है क्योंकि हर चीज की व्यवस्था, आवागमन इस बर्फबारी से बाधित है। और उधर नैनीताल की बात कर ले तो मौसम की 5वीं बर्फबारी वहां हो रही है। मॉल रोड समेत तमाम जो झील वाले इलाके हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं और लोग बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं। यही वजह है कि पर्यटकों की जो संख्या है वो काफी बढ़ी हुई है। शहर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। पर्यटन व्यवसायी जो हैं वो काफी खुश हैं क्योंकि पर्यटकों की संख्या अच्छी खासी है। और जब 5वीं बार बर्फबारी हो रही है नैनीताल में तो अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं बेसिकली दिल्ली से आया हूँ और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना वंडर मौसम मिलेगा। स्नोफॉल भी हम सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी, और ठंड काफ़ी है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं है। तो आई होप कि जो आसपास के लोग हैं, मैं कहूँगा कि एक बार कि आप भी आके मौसम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि नैनीताल में बहुत कम, मैं ये 13वीं-14वीं बार मेरा विजिट है नैनीताल में, लेकिन आज से पहले इतना बढ़िया मौसम मैंने कहीं नहीं देखा। उधर जोशीमठ में भी 4 दिन से बर्फबारी चल रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली, हर जगह पर बर्फ ही बर्फ है। हालांकि कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, लेकिन औली जो बर्फबारी के लिए फेमस है, फिर से पर्यटकों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। तो यहाँ अच्छी खासी बर्फबारी हर तरीके से अच्छे संकेत को दिखाती है, क्योंकि औली में विंटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, तमाम तरीके की चीजें होती हैं और उन सब का नाता बर्फबारी से है।